बैंकिंग स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक चौहान आपके लिए लाया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां भाग। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले अभी इसके पहले हमने 4 भाग देख लिए थे और आज हम देखे 5वां भाग। ये हमारी ऑफलाइन यहाँ पे क्लासेस होती है। बैंकिंग स्टडी सेंटर, बैंक, पीओ क्लर्क, एसएससी, रेलवे, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, आरआरबी, एलआईसी। फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री मैगजीन्स मंथली, कंप्यूटर लैब, फ्री मॉक टेस्ट, फ्री लाइब्रेरी, फ्री मॉक इंटरव्यू, 2 आवर क्लासेस एंड 2 आवर प्रैक्टिस। जगह है 3rd फ्लोर, राजकमल कॉम्प्लेक्स, पंचशील स्क्वायर, नागपुर। 80805158979595628966। ये यहाँ का मोबाइल नंबर है। ठीक है, कभी भी यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। लोएस्ट फीस इन नागपुर। चालू करते। आज हम जो लेने वाले हैं वो लेने वाले मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी होता है फंडामेंटल राइट्स। क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स। अंग्रेज हमें यहाँ पे छोड़ तो गए, हमें आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी किन बातों की मिली ये हमें आज देखेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है मौलिक अधिकार। जब तक हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स से मालूम है, हम उसके बारे में आगे बढ़ नहीं सकते। उनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी हो। कई एग्जाम्स में इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज का लेक्चर। लीजिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितने हैं? मौलिक अधिकार 6 अधिकार है। संविधान में कितने अधिकार दिया गया है? एग्जाम्स में क्वेश्चन है कि आपको मौलिक अधिकार कितने दिया है, तो 6 अधिकार है। कितने थे? 6। मूल संविधान में कितने अधिकार है? तो जरा ध्यान में रखने का, 6 नहीं 7 है। कितने हैं? 7। अभी 6 है। मूल संविधान में 7 अधिकार थे। जो एक प्रॉपर्टी का यानी संपत्ति का जो था, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया। ठीक है, कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन 1942, सॉरी 76 में 42वां संशोधन। कौन सा संशोधन? 42वां संशोधन में यह अधिकार हटा दिया गया। अब मूल संविधान में कितने अधिकार है? 6 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार हट गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे कि मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7, और अभी कितने हैं? 6। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेंगे, तो मौलिक अधिकार लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्नी कार्टा कहते हैं। ये भी एग्जाम्स का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन, कि मैग्नी कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्नी कार्टा यानी जन्म से प्राप्त। एक्चुअली मैग्ना कार्टा का मतलब है जन्म से प्राप्त, जन्म से प्राप्त। ठीक है, भारत का अधिकार है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहते हैं। ठीक है, नोट, मैग्नी कार्टा एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका प्रयोग इंग्लैंड में हुआ था। जो मैग्नी कार्टा है कौन सा शब्द है? एक फ्रांसीसी शब्द। कौन सा शब्द है? फ्रांसीसी। और इसका पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड में। मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है राष्ट्रीय आपात के दौरान। अनुच्छेद 352 में सिर्फ जीवन जगने का अधिकार आपका रहेगा, बाकी पूरे 5 आपके अधिकार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, यानी उसको बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ जीवन जीने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार रहेगा। यह असहमित नहीं है लेकिन वाद योग्य होता है। राज्य उन उच्चयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। प्रतिबंध का कारण उचित या नहीं है, इसका निर्णय अदालत करती है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226, किसे? अनुच्छेद 226, और यानी कि सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 32 के। अगर उसे मौलिक अधिकार का वो है तो वो अनुच्छेद 224 के 26 के अकॉर्डिंग जा सकता है, और उच्चतम न्यायालय 32 के तहत जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय भी जा सकता है। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई पीड़ित व्यक्ति है। एक फिल्म आई थी जय भीम। कौन सी फिल्म आई थी? जय भीम। आप देख लेना, उस पर इसका बहुत अच्छा उपयोग बताया, कलम नंबर 32। यह आवश्यक नहीं केवल उच्च न्यायालय के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर जा सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन। नेक्स्ट है मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। कितने थे? मैंने पहले बताया मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार। एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? 7 थे। लेकिन 44वां संशोधन 1978
थोड़ा वहाँ पे गलत हो सकता है। यहाँ पे देखना 44वां संशोधन, कौन सा संशोधन एग्जाम में पूछा है, 44वां संशोधन कब हुआ था, 44वां संशोधन 1978, ठीक है, ईयर इंपॉर्टेंट है, IMP है। इसके द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 31 से हटाकर, उसे 31 से हटाकर 19 क में रख दिया गया। कहाँ रख दिया गया, 19 क में रख दिया गया। मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग, ठीक है, 12 में अनुच्छेद 300 क में सुरक्षित के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में दिया गया। अब इसे कानूनी अधिकार, क्या है, कानूनी अधिकार। 1931 में एक अधिवेशन हुआ था जिसे कराची अधिवेशन कहते हैं। पहली बार सरदार, उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए और इस अधिवेशन में हर साल कहीं ना कहीं अधिवेशन होते थे। तो 1931 में एक अधिवेशन हुआ था कराची अधिवेशन, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। मूल अधिकार का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। अच्छा, जो मूल अधिकार का प्रारूप है वो किसने तैयार किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट, इन्हें लोहा पुरुष बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार कितने हैं, पहले है समता और समानता का अधिकार 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कलम नंबर 32। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार है। अब सबसे पहले लेंगे समानता का अधिकार और राइट टू इक्वलिटी। अब देखना है हमको कि राइट टू इक्वलिटी क्या है, राइट टू इक्वलिटी क्या है, आगे लेते हैं। समानता और समानता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार के बारे में हमको पढ़ना है। पहला है कलम नंबर 14, विधि के समक्ष समानता, यानी कानून के समय सभी लोग एक समान होंगे। अगर हेलमेट लागू होगा तो सभी पहनेंगे, चाहे वहां पर अगर पुलिस वाला हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, अमीर हो या गरीब हो, वो हेलमेट जरूर पहनेंगे। अगर बाइक चला रहे तो हेलमेट जरूर पहनेंगे। विधि के समक्ष समानता है, इसका अर्थ यह है कि राज्य में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएंगे तथा उन पर एक समान लागू करेगी। जो भी कानून बनता है राज्य सरकार बनाती है, तो उस पर जो भी कानून बनेगा वो राज्य में सभी के लिए एक समान लागू होगा। अब 15 वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहीं एग्जाम में पूछा है, IMP है। धर्म, नस्ल, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते। राज्य के द्वारा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जा सकता। कल अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, जैसे MPSC निकलती है, UPSC निकलती है। राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता एक समान होंगी, लेकिन अपवाद है इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC और ST के लिए जो निकलेंगी सीट वो नियमित होंगी, कि उन्हीं के लिए निकलेंगी, उसमें कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर सकता। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अपवाद है अनुसूचित और जाति और जनजातियों के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP एग्जाम में पूछा है, किस कलम के तहत अस्पृश्यता का अंत हुआ है, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का अंत किससे हुआ, अनुच्छेद 17 से। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसमें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है, ठीक है। छुआछूत से या अस्पृश्यता से आपको कोई अगर मामला आता है तो याद रखना आपको दंडनीय अपराध दिया गया। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन से अंत, उपाधियों का अंत। जैसे महात्मा गांधी को महात्मा की और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की ऐसी उपाधि दी जाती थी, तो उन कलम नंबर 18 के तहत अब उपाधियों का अंत कर दिया गया है और इसकी जगह में लोग भारत रत्न, परमवीर चक्र ये सब देते। जैसे सेना या विधि सम्मान के विषय में अन्य कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएंगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति आज्ञा की कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता, यानी राष्ट्रपति की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आप किसी देश के राष्ट्रपति से या अवार्ड ले रहे हो या कोई उपाधि ले रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट लेंगे, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र पुरस्कार कलम नंबर 18 के तहत दिए जाते हैं। जितने भी, जैसे भारत रत्न है, ठीक है, ये है पद्म विभूषण, सबसे बड़ा पद भारत सरकार का भारत रत्न है। IMP क्वेश्चन आया है एग्जाम का कि सबसे बड़ा पद कौन सा है, ये पहले नंबर पे हमारा भारत रत्न है, ठीक है। पद्म विभूषण ये सबसे दूसरा है, तीसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री, ठीक है। ये हमारे 4 पद है और ये 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति ही इसका ऐलान करते हैं
कि कितने लोगों को देना है, कितने को नहीं देना है। एक पद्म विभूषण और पद्म भूषण से वीडियो भी लेकर मैं आऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट, वीरता के लिए सबसे बड़ा चक्र होता है परमवीर चक्र, ठीक है, महावीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। ये 4 चक्र है। इनका क्या क्या होता है मैं एक वीडियो ला के लाऊंगा कि परमवीर चक्र किस में देते हैं, महावीर चक्र काय में देते हैं, वीर चक्र काय में देते हैं, क्योंकि अलग अलग है। शहीद होने पे कौन सा है, अशोक चक्र है, कीर्ति चक्र अलग है, ठीक है, परफॉर्म करने पर है, यानी आप युद्ध पे अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हो तो उसके लिए है। बहुत सारे ये शौर्य चक्र है। इन चक्रों के बारे में हम बहुत डिटेल में जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल में अभी हम इतना इतना देख लेते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है आज हम देखेंगे। अभी तक हमने देखे थे समानता का अधिकार, अब है हमारे पास स्वतंत्रता। कितने प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। जो हमारे मूल संविधान में था पहले बताया 7 है, उसमें से अनुच्छेद 19 में संपत्ति का अधिकार कौन सा है, संपत्ति के अधिकार को हटाकर कौन सा संशोधन, 44वां संशोधन 1978 के द्वारा उसे हटा दिया गया। कई बार एग्जाम में आया है कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन से हटाया गया है, तो 1978 44वां संशोधन। उसके बाद है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में है। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण बिना हथियार की स्वतंत्रता। कोई भी आप मीटिंग करना है तो शांतिपूर्ण बिना हथियार की मीटिंग कर सकते हो। अनुच्छेद C संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि आप यूनियन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, बट लेकिन ध्यान में रखना पुलिस और देह व्यापार वाले नहीं बनाते। अनुच्छेद 19D देश को किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, आप देश में कहीं पर भी आ जा सकते हैं, अनुच्छेद D। अनुच्छेद E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता। किसी भी देश में आप, भारत देश बहुत बड़ा है तो कहीं पे भी जाके आप बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं। अनुच्छेद G कोई भी व्यापार और जीविका चलाने की स्वतंत्रता। यह 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। नेक्स्ट लेते हैं, अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया है। अब अनुच्छेद 20 देखेंगे, इसमें किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार ही सजा मिलेगी, 2 बार नहीं मिल सकती है, कि बस अपराध करने के समय में जो कानून बना उसके तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकते। ये 3 प्रकार के अनुच्छेद 20 में क्या है, उसके लिए स्वतंत्रता। अपराधियों को दोषी सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, अपराध करने का समय जो कानून उसके तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में। और किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 प्राणदेहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। पहली इंपॉर्टेंट, यानी प्राणदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है, अनुच्छेद 21 से। अनुच्छेद 21 जो है ये प्राणदेहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा, यानी कानून से जैसा वो जिंदगी जी रहा है उसी के अनुसार जिएगा, और स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वो अपने नागरिकों को संबंध में स्वच्छ पर्यावरण करवाए, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार ने संसद में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब लागू, कौन सा नियम है, 2010 का है, और 21 के तहत पारित किया गया। अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना की गई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में, जबकि 4 अन्य भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों का उत्तरदायित्व है। जितने भी पर्यावरण से रिलेटेड है उसमें उत्तरदायित्व कौन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसकी स्थापना 2010 में हुई थी। और किस अनुच्छेद की हुई है, अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 21 का ये जोड़ा गया है, राज्य 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के, देखो जहां पर ये ऐसा आ जाता है उसके बाद में क ब लिखा था, तो समझ जाओ कि ये संशोधन करके जोड़ा गया है। राज्य में 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेंगी। 86वां संशोधन IMP क्वेश्चन है, यानी 86वां संशोधन किससे रिलेटेड है, यानी 6 से लेकर
14 वर्ष से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, 86वां संशोधन 2002। नेक्स्ट, अनुच्छेद 22 को दशाओं में गिरफ्तारी निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया तो उसे 3 प्रकार के स्वतंत्रता, यानी आप किसी को अगर गिरफ्तार कर रहे हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता। पहले है हिरासत में लेने का कारण आपको बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे कहां पर दंड का अधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर पेश करना। उसे अपने पसंद का वकील से सलाह लेने का अवसर है। उसे किसी अपने पसंद का जो वकील है उससे सलाह लेने का क्या है, अधिकार है। उससे सलाह लेने का अधिकार है। समझ में आ गया। नेक्स्ट लेंगे निवारक निरोध। अब ये कानून है, वैसे ये है नहीं लेकिन फिर भी बता देता हूँ, एक हम सीधा सीधा लाइन में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22, 3, 4, 5, 6 में संबंधित प्रावधानों को लेकर निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पूर्व गिरफ्तार किया जा सकता है। निवारक निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध करने या दंड देना वरना उसे अपराध करने से रोकना है। वस्तु इस निवारक निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत सुरक्षा संबंधित कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारक निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब देखो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बदमाश होते हैं जब इलेक्शन आते हैं तो, या कोई मंत्री या राष्ट्रपति आता है तो उनकी सुरक्षा के लिए या उन्हें कुछ समय के लिए अंदर डाला जाता है और उसमें उन्हें कुछ ऐसी सजा नहीं होती, सिर्फ उनको नजरबंद किया जाता है एक प्रकार से। सरकार ऐसे व्यक्ति को जो केवल 3 महीने तक अभिरक्षा निरोध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इसी प्रकार निरोध व्यक्ति को यथाशीघ्र निरोध के आधार पर सूचित किया जाएगा, किंतु जिन तथ्यों से निरस्त करना है लोकहित के विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरोध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए स्वीकृत अवसर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, निवारक निरोध संबंधित बनाए गई विधियां। 1950 का नियम था, इसमें 26 जनवरी 1950 को पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इस उद्देश्य को राष्ट्रीय विरोध तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा प्रतिकार्य को रोकने से के लिए 1 अप्रैल 1951 को समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको पहला, किंतु समय समय पर इसकी जीवन काल को बढ़ाया जाए। अंत 31 दिसंबर 1971 को ये पुनः समाप्त हो गया। मैं पहले बताया। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, इसमें भी 1979 में से प्रतिकूल था और फिर इसी कारण 1970 में से भी समाप्त कर दिया गया। विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निरोध अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1971। इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1944 को अब एक अध्यादेश द्वारा अब इसे बढ़कर 2 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया है? 2 वर्ष। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1990 में जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में लागू है। आतंकवादी विध्वस्त अधिकारी निषेध, जिसे टाडा, संजय दत्त इसी कोर्ट के तहत जेल गया था, बट लेकिन ये भी इसे बंद कर दिया गया। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बना उसमें सबसे प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कानून कौन सा है? एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, तो टाडा ही है। लेकिन 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया। उसके बाद आया पोटो। पोटो 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटा टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंध किया गया है। आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छिपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रखा सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील गिरफ्तारी के 3 माह तक ही रह सकती है। पोटा 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनाने के बाद पोटा को भी समाप्त हो गया और 21 दिसंबर 2000 को इसे अध्यादेश के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये भी टाडा और पोटा दोनों समाप्त कर दिए गए। अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध। मानव के दुर्व्यवहार और बल श्रम कर प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को खरीदी, बिक्री, बेगारी या इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषेध ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 23 में यह कहता है कि मानव के दुर्व्यवहार, अंग जितने भी होते हैं, अंग डोनेट या अंग वो किए जाते हैं, अंगों की चोरी, उसमें कलम नंबर 23 जोड़ी जाती है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए आपको बाध्य भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बालकों को नियोजन का प्रतिशत। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने, खानों और अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेंगे बालकों का प्रतिषेध काम प्रतिषेध रोग किससे प्रतिषेध किससे रिलेटेड है? अनुच्छेद 24, जिसमें 14 वर्ष से कम बच्चे आए को, यानी बड़े बड़े कारखाने, पटाखों की इसमें काम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट
अनुच्छेद अब है धार्मिक स्वतंत्रता। अब कौन सी स्वतंत्रता है? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्म के आधार पर रूप से मानने और आचरण और प्रचार करने का स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना, पोषण करना, विधि समस्त संपत्ति के अर्जन करना, स्वामित्व और प्रशासन का अधिकार है। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है, यानी आप टैक्स भी नहीं ले सकते। राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए क्या बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म या अथवा धार्मिक संप्रदाय उन्नति या पोषण या व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पुनित पोषित किसी भी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी। ऐसी शिक्षण संस्था अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्माप्रदेश का गलत सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। ठीक है, ये भी एग्जाम्स का क्वेश्चन है कि कलम नंबर 28 ये बोलती है कि अगर आप किसी गुरुकुल या इसमें पढ़ रहे हो या कहीं क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आप जरूरी नहीं है कि वहां पर आप पूरे क्रिश्चियन बनकर या हिंदू बनकर या ऐसे बनकर रहो। आप पढ़ने के उद्देश्य से गए, आप पढ़ाई करिए, आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। यही कहना है, धार्मिक उद्देश्य को गलत सुनने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात समझ में आ गया। कुल मिला के कितने 27 28 यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? 25 26 27 और 28। नेक्स्ट लेंगे सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो SC ST बचे हुए या कोई धर्म संप्रदाय के बचे हुए, कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से आप नहीं रोका जाएगा। वर्तमान समय में 6 समुदाय है, मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 15 सूत्रीय कार्यक्रम किसके लिए? ये अल्पसंख्यकों के समुदायों के लिए सुरक्षा के लिए बनाया गया कानून है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई भी मुस्लिम जैसे मदरसा चलाते हैं, पारसी लोग चलाते हैं, ईसाई चलाते हैं, और सरकार उसके लिए अनुदान देने के लिए क्या करता है? हर तरह का भेदभाव नहीं करेंगी, यानी उनको भैया जो भी चाहिए हेल्प वो है वो सरकार उनकी करेगी। नेक्स्ट संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे आत्मा कहा है। इन्होंने इसका आत्मा कहा है। क्यों कहा है आज देखें। क्यों? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समावेश यानी रीट, कितनी प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की रीट निकालने का अधिकार है। सबसे पहला है बंदी प्रत्याशकरण, इसे बोलते हैं हैबिकस क्रॉप्स। उसका परमादेश, फिर प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण और अधिकार पुच्छलेख। अब एक एक हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बंदी प्रत्याशीकरण। बंदी प्रत्याशीकरण ये उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है और उसके द्वारा न्यायालय में बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान, निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने का कारण पर विचार कर सके। मैंने कहा था 24 घंटे के अंदर उसको पेश करना ही पड़ता है। तो बंदी प्रत्याशीकरण वो पेश कर सकता है कि भैया मेरे को 2 दिन से यहाँ बंद करके रखे और लेकिन मेरे को कहाँ है? न्यायालय में पेश नहीं किया गया। परमादेश, अब दूसरा कौन सा है? परमादेश। अब इसमें चाह रहा है आदेश। परमादेश का मतलब है लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता और इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश दिया जाता है। तो ये भी कोर्ट ही देती है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उसे ही बोलते हैं परमादेश। अब प्रतिषेध लिखा, यह आज्ञा पत्र एक आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालयों के आदरणीय न्यायाधिकारी को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने कार्रवाई ना करे क्योंकि यह मामला अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गया है। अगर कोई पुलिस वाला या कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है और उसको अपन ने कोर्ट की तरफ लिया है तो कोर्ट प्रतिषेध लेखा एक ऐसा आज्ञा पत्र जारी कर सकती है। उत्प्रेषण, इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि वो अपने पास लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेज दिया जाए। यानी कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है तो उसको हाई कोर्ट में आप भेज सकते हैं, किससे? उत्प्रेषण से। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अधिकार पुच्छ लेखा। अधिकार से लिखा है कि भैया कोई अधिकार पुच्छ लेखा, यानी देखो जब कोई व्यक्ति ऐसा पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिससे कि रूप में कार्य करने को उससे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है फिर भी वो कर रहा है
तो न्यायालय अधिकार पुच्छ के आदेश के आधार पर उस व्यक्ति को पूछेगा कि वो किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता, यानी निलंबित रहेगा। क्या रहेगा? निलंबित रहेगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो। अब मौलिक अधिकार में संशोधन। पहले देखा गया था क्या मौलिक अधिकार में संशोधन होगा, तो कई ऐसी घटनाएं घटी और आखिर में मौलिक अधिकार में संशोधन हुआ। देखते, सबसे पहला विवाद हुआ था गोलक बनम पंजाब राज्य के निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णयों से निर्धारित किया गया है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 360 के तहत मूल अधिकारों को संचित किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनम पंजाब राज्यवाद के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रतिक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों को संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात संसद मूल अधिकारों पर संशोधन अब नहीं कर सकती। किंतु 24वें संविधान संशोधन 1971 में अनुच्छेद 13 में 338 संशोधन किया गया और यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रतिक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी केशव नंद भारती विवाद, जिसने ही अपना 42वें संशोधन को जन्म दिया है। केशव नंद भारती बनम केरल राज्यवाद निर्णय में यह प्रकार संशोधन की विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनम और पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया और 42वें संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 को जोड़ा गया और यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उसी के बाद मिनर्वा मिल्स बनम संघ ने 1980 के निर्णय के आधार पर यह निर्णय निर्धारित किया कि संविधान के आधारभूत लक्ष्यों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संविधान संशोधन पर पुनर्लोकन कर सकती है और इसी के आधार पर 42वां संशोधन द्वारा यह व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।